हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइंस एंड एंगल्स, जो कि आपका चैप्टर 6 है। इसमें लाइंस एंड एंगल्स में ये इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसमें जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो हम देख लेते हैं। इस वीडियो में हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉइंट के बाद लाइन क्या होती हैं, फिर रेज क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट्स, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर लाइंस। इसके बाद हमारा इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आफ्टर दैट एंगल्स पर आ जाएंगे। लाइन में आप इतने पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट है आपका लाइन, रे, लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, रेज क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, इन सबको हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। हमारी कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स हैं, मैं 6 टाइप बताऊंगा आपके कि एंगल्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। उसके बाद पेयर ऑफ एंगल के अंतर्गत आपके बहुत डिफरेंस से पॉइंट आएंगे जिनको हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें भी आपका है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, एडजेसेंट एंगल्स, बाइसेक्टर्स, इन सब पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज हैं वो बिल्कुल सभी इन्हीं पॉइंट्स पर बेस्ड होती हैं। तो आप अगर इन एंगल्स को अच्छे से समझ लेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी। उसके बाद ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बता चुके हैं। फिर आपका ये आएगा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। जो 2 पैरेलल लाइंस है, उसके बाद एक उसको कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, ये पैरेलल लाइंस हैं, इसको कट करने वाली है ट्रांसवर्सल है। तो इन सब एंगल्स में क्या रिलेशन होता है इसको भी हम यहीं पर बताएंगे आपको जब इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आप जानते हो ना कि अगर ट्रायंगल है तो उसके सभी एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे और ये प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि 180 कैसे आता है, ठीक है ना। मीन्स इस थ्योरम का कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये थ्योरम कैसे प्रूव होती है वो मैं आपको जब ये पॉइंट पढ़ाऊंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसमें मैं एंगल पूरा प्रूफ करके भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल। वो जैसे कि आपका एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसका किसी भी साइड को आप इंक्रीज कर दीजिए तो जो बाहर की तरफ का एंगल बनता है इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और इस एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होती है इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब इसका अपोजिट एंगल, ये दोनों और इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल इस बाहर वाले एंगल की वैल्यू होती है। अगर ये x है और ये y है तो जो बाहर का एंगल हो जाएगा वो x प्लस वाई हो जाएगा। अगर ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 50 डिग्री है तो आपका जो बाहर वाला एंगल है 80 डिग्री का आ जाएगा। इस तरीके से ये एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम भी है आपके में और जिसको कि हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट्स किसी एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक फाइन डॉट जैसे लगा देते हैं इस जगह पे ऐसे, तो ये एक पॉइंट है, ठीक है ना। किसी भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पतला सा एक डॉट लगाया जाता है उसको हम पॉइंट कहते हैं। ये हमारा पॉइंट है। जब भी हम कहेंगे कि इस ए पॉइंट से और आपको दूसरे बी पॉइंट को मिलाना है तो इसका मतलब एक आपने फाइन डॉट यहाँ पर बहुत पतला सा शार्प पेंसिल से पतला सा डॉट लगाया और एक डॉट यहाँ लगाया और इन दोनों को मिला दिया तो ये बोल दिया गया कि पॉइंट ए को पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया गया है। तो समझ गए होंगे कि पॉइंट क्या होते हैं। अच्छा, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन, किसी भी इस पूरे बोर्ड पर किसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डॉट लगाया जाएगा वहाँ पे वो एक पॉइंट कहा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग थी वो लाइन थी। लाइन क्या होती है, एक पाथ होता है जो कि एंडलेस हो, जो कि एंडलेस लेंथ, माय डियर समझिएगा, एंडलेस लेंथ, जिसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट हो। हमारी जो लाइन होती है उसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, मतलब इसको आप दोनों साइड से जितना भी चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बी, लाइन को हम ए बी और इसके ऊपर दोनों साइड एरो लगा होता है। लाइन का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, लाइन का सिंबल ये होता है। समझ में आ गया। ए बी और बी ए में कोई फ़र्क
नहीं होता है। आप चाहे ए बी कहिए या फिर बी ए कहिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। एक लंबा सा पाथ जो होता है एंडलेस, इसको ये याद रखेंगे कि इसमें एंडलेस मतलब इसका एंड नहीं होता है, इनफाइनाइट लेंथ होती है इसकी, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है ना। इसके 2 पॉइंट्स आते हैं, इसमें एंडलेस होती है, मीन्स एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। आपसे सिंपल पूछा जाएगा लाइन हैज़ हाउ मेनी एंड पॉइंट, तो आप बताएंगे नहीं, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, मीन्स लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो था रे, ठीक है ना। जब एक पॉइंट से बेटा, किसी एक पॉइंट से एक एरो, एक लाइन खींची जाए, किसी एक पॉइंट से जब उसको स्टार्ट किया जाए तो उसे हम रे कहते हैं। इट मीन्स रे का एक पॉइंट तो एंड हो जाता है, इस साइड एंड है बट इस साइड कोई एंड नहीं है, तो रे हैज़ वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट। रे में जो है एक एंड पॉइंट होता है, बट लेंथ रे की भी इनफाइनाइट होती है। आप रे को भी जितना चाहें उतना इस साइड बढ़ा सकते हैं, मीन्स रे की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ है। लाइन हैज़ इनफाइनाइट लेंथ एंड रे हैज़ आल्सो इनफाइनाइट लेंथ। दिस अ पॉइंट ए एंड ये आपका बी हो गया, तो इसका जो सिंबल हो जाएगा ए बी, और इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी के ऊपर एरो लगा देंगे, ए बी के ऊपर एरो लगा देंगे ऐसे। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, आप बी ए नहीं लिख सकते इसको, आप देख रहे हैं जैसे कि ये नहीं, बी ए लिख के उसके ऊपर एरो लगा दिया। आप ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए की तरफ होना चाहिए, और जो उसका लेंथ जिस साइड उसको बढ़ाई जा रही है वो हमारा बी पर है, तो वो बी की तरफ होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर एक्स वाई लेते हैं तो इनका नाम हो जाएगा एक्स वाई, और ये एरो। समझ में आ रहा है इतना? देखिए लेंथ में आप, जब मैंने लाइन बताई थी तो आपने दोनों साइड, एक साइड ए बी और बी ए चाहे जैसे भी लिखा था वो चल गया था, लेकिन यहाँ पर रे के केस में आप ऐसे नहीं करेंगे। अगर ए बी है तो फिर आप ए बी लिखेंगे, उसको बी ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये एक लाइन का एक पार्ट होता है। अगर हम इस लाइन का एक छोटा सा पार्ट ले लें, इस जगह से इस जगह तक कट कर लें कि ये P और Q, तो ये जो हम P Q उठा के लाए हैं यहाँ पे, P और Q, लाइन सेगमेंट का एक पार्ट कट करके ले आए हैं, तो इस पार्ट को, सॉरी, लाइन का एक पार्ट जो है कट करके ले आए, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसे? P Q, बस। आप इसके ऊपर एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप लगाना भी चाहें तो आप एक सीधी लाइन खींच देंगे, बस इसके साइड में आप एरो नहीं लगाएंगे, बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट लेंथ है। आपने जितना बड़ा लाइन सेगमेंट लिया है बस ये उतना ही बड़ा है, मीन्स इसकी लेंथ को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, इसकी लेंथ फाइनाइट होती है। इसकी लेंथ फाइनाइट होती है, मीन्स आप इसको इनफाइनाइटली इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट था वो कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ। लीनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो लीनियर, कोलिनियर, सॉरी, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर आप पॉइंट्स कह सकते हैं। अब जो हमारे कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट, पॉइंट जो कि एक ही लाइन में आए उनको कोलिनियर, और जो अलग अलग आए मतलब एक ही लाइन में जो पॉइंट ना हो उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। आप देख रहे हैं अगर ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सभी पॉइंट एक ही लाइन में आ जाते हैं, मीन्स ये कोलिनियर पॉइंट हैं,
मीन्स ये कोलिनियर पॉइंट। बट एक लाइन पॉइंट हमने यहाँ पे रखा, एक पॉइंट यहाँ रखा और एक पॉइंट इस साइड रख दिया। अब मैं कोई भी ऐसी लाइन नहीं खींच सकता हूँ कि जिसमें ये तीनों पॉइंट आ जाएं। इसके लिए हमें एक शेप बनाना पड़ेगा और यहाँ से मुड़ना पड़ेगा ऐसे, फिर हम तीसरे पॉइंट पर पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो पॉइंट होते हैं वो नॉन कोलिनियर में आते हैं, जो एक ही सीधी लाइन में ना हो उन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और कोलिनियर मीन्स जो एक ही लाइन में, वो लाइन आपकी कैसी भी हो सकती है, और एक कोलिनियर पॉइंट लाइन में कितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है आपके कोलिनियर लाइन में आ सकते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग थी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूं, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। माय डियर, ये क्या होते हैं? इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, वो लाइन जो एक दूसरे को कट कर रही हों। इंटरसेक्टिंग मीन्स ही होता है कट करना। लाइन, अगर एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है मीन्स वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और अगर एक लाइन दूसरी लाइन को कट नहीं कर रही, उसको कितना भी बढ़ाया जाए, क्योंकि लाइन अभी मैंने बताई उसको आप इनफाइनाइटली दोनों साइड जितना भी चाहें बढ़ा सकते हैं, बट जितना भी बढ़ाने पर अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, बट अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। हाँ, इसके लिए हमें पता चल जाएगा अगर लाइन्स पहले से पैरेलल हैं, अगर लाइन्स पहले से पैरेलल हैं तो वो फिर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट अगर पैरेलल नहीं हैं तो वो आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। फॉर एग्जांपल ये लेते हैं, एक लाइन हमारी ये है और एक लाइन हमारी ये है। अब आप कहेंगे सर अभी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट आप देखिए ये पैरेलल आपको नहीं दिख रही है, तो आप इसको आगे जब बढ़ाएंगे इस साइड तो ये क्या करेगी, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है ना, तो ये हमारी कैसी लाइन्स हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। और अगर यही लाइन्स पैरेलल होती, पैरेलल मीन्स इनके बीच की दूरी बराबर होती, तो आप इन लाइंस को कितना भी आगे बढ़ाते ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है ना, ये जैसे हमारी एक लाइंस है ए बी, ये हमारी लाइंस है ए बी, और एक दूसरी लाइंस है सी डी। ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पर, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये लाइन बोल सकते हैं ये बात कि ए बी इंटरसेक्टिंग लाइन सी डी, कि ए बी जो है वो लाइन सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, और अगर नॉन इंटरसेक्टिंग होगी कि मान लीजिए ये हमारी लाइन ए बी है और ये हमारी लाइन सी डी है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, मीन्स ये लाइन कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं कि जो हमारी ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है ना, इस तरीके से ये हमारी कैसी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड ये हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और वो हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो लाइंस के बारे में अभी हमने इतना पढ़ लिया है। अब हम शुरू करते हैं एंगल्स के बारे में कि एंगल्स क्या होते हैं, है ना, और एंगल्स फिर उनके टाइप्स ये बताना है। लाइंस के बारे में आपको इतना क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू। नेक्स्ट सेटिंग डालते हैं। नेक्स्ट सेटिंग बेटा हमारी एंगल। एंगल्स की डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी एक फिगर है जिसका कि इनिशियल पॉइंट, मतलब ये एक पॉइंट हमारा है और यहाँ से एक रे निकल रही है ऐसे, और इसी पॉइंट से जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट से एक और रे निकले, एक और रे आप निकाल दीजिए, वो किसी भी डायरेक्शन में हो। तो इस तरीके से ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से जब दो रे निकलती हैं एक साथ,
किसी एक पॉइंट से जब दो रे एक साथ निकलती हैं तो उनके बीच हमारा जो बनता है वो एंगल होता है। ये हमारा क्या है? एंगल है। समझ गए ना? ये लाइन ओ ए और ये हमारी ओ बी। इस तरीके से जो इन लाइन के बीच में बना है उसको हम एंगल्स कहते हैं। यहाँ पर जो ये पॉइंट ओ है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। पॉइंट ओ को बेटा क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और अगर मैं रे ओ ए क्या है? रे है ओ ए, और ओ बी क्या है? वो भी रे है ओ बी। ठीक है ना? इस तरीके से इसमें एक वर्टेक्स है जो कि ओ है और दो रे, एक ओ ए और एक ओ बी रे हैं। इस तरीके से दो रे और एक वर्टेक्स मिलकर एक एंगल फॉर्म्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ एंगल, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। कई टाइप्स होते हैं एंगल्स के। जैसे सबसे पहला हम बताएंगे आपको एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। फिर ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, सॉरी पहले हम रिफ्लेक्स एंगल लिखते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल के बाद हमारा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे एंगल्स के, जिनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इनमें से बहुत से एंगल्स के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, बट फिर भी मैं बहुत जल्दी से इसको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसा नहीं कि जो उसकी डेफिनेशन लिखवाई जाए। मैं बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन लिखवाऊँगा, बता दूँगा, और आप उसको अपनी लैंग्वेज में आप इजीली लिख सकते हैं। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको अपनी लैंग्वेज में इजीली लिख सकते हैं। ठीक है ना? बाकी मैं कोशिश करूंगा अगर इसके नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जा रही है इजीली तो मैं कर दूंगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखते हैं एक्यूट एंगल। हमारा एक्यूट एंगल क्या होता है? टाइप्स ऑफ एंगल, इसमें आता है सबसे पहले 1 नंबर पर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में हम आपको बताएंगे एन एंगल वो एंगल जिसका मेजर लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से जो छोटा एंगल हो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। एन एंगल whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree. More than 0 degree but less than 90 degree is called acute एंगल। ठीक है ना? 90 डिग्री से ये एंगल हमारा छोटा होता है। ये हमने एक एंगल बनाया यहाँ पे, ये हमारा O है और ये एक रे हमने X ले ली है और ये एक हमने रे Y ले ली है, XYO। तो इस तरीके से ये जो हमारा एंगल बना हुआ है, इस एंगल का मैं कोई नाम दे देता हूँ। जैसे आप समझ लीजिए इसका नाम A है। ठीक है ना? तो ये A जो है, A हमारा छोटा होगा किससे? 90 डिग्री से। 90 डिग्री से ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा किससे? 0 डिग्री से। 90 डिग्री से छोटा
और 0 डिग्री से अगर बड़ा है एंगल तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। मीन्स जो ए की वैल्यू है वो 90 से कम और 0 से ज़्यादा आएगी। मीन्स 0 के बाद से 1 2 3 से कहीं से भी स्टार्ट होकर और 89 पॉइंट अगर 5 6 तक भी आता है तो आपका वो किस में आएगा, एक्यूट एंगल में आएगा। और अगर 90 डिग्री का हो जाएगा तो वो फिर राइट एंगल में आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप एक्यूट एंगल समझ गए होंगे क्या होते हैं। वो एंगल जिनकी वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होती है उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है राइट एंगल। राइट एंगल, अब ये राइट एंगल जो होते हैं वो क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। जो 90 डिग्री के एंगल होते हैं उन्हें हम राइट एंगल कहते हैं। जो भी 90 डिग्री का एंगल होगा वो हमारा राइट एंगल कहलाएगा। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री is called, whose measure is 90 degree is called right angle. right angle, बेटा जो भी एंगल 90 डिग्री के होंगे उन्हें हम राइट एंगल बोलेंगे। इसको जैसे हम बनाते हैं, ये एक राइट एंगल है, ये हमारा ओ ए बी, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ गया, इसे हम राइट एंगल बोलेंगे। जो भी एंगल 90 डिग्री पर वो बने चाहे जैसे हो, अगर वो नीचे कोई बना हो जैसे ऐसे, ये हमारा एक Q, ये O, ये हमारा P लाइन और ये हमारी P है और ये हमारी Q लाइन है। इस तरीके से जो एंगल POQ बना हुआ है ये भी एक आपका राइट एंगल है। एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जिसके मेजर हमारी 90 डिग्री की होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा राइट एंगल के बाद एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल थर्ड नंबर पर आएगा बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल। ये एंगल क्या होते हैं अभी बताया, वो एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो बट 180 डिग्री से कम हो। 90 से लेकर 180 के बीच का पूरा एंगल जो है वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बोले जाते हैं। उनकी वैल्यू 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो वो सभी ऑब्ट्यूस एंगल बोले जाएंगे। ठीक है ना। वो बीच में कुछ भी हो सकता है, मोर देन 90 हो, 91 से लेकर हमारा 179 तक की जो भी एंगल होंगे वो सारे हमारे ऑब्ट्यूस एंगल में ही आएंगे। इसमें हम लिखते हैं एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन, बोलो मोर देन 90 डिग्री ना बेटा, 90 डिग्री से ज़्यादा, एंड लेस देन 180 डिग्री, और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, इस बीच के जो भी एंगल होते हैं वो हमारे ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। जैसे मैंने बनाया एक लाइन ये ड्रॉ की, इसका नाम है OA, ओके। और यहीं से हमने एक एंगल बना दिया। देखिए जब ऐसे बना देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा राइट एंगल, और इससे ज़्यादा बनाना है मीन्स आप इस साइड को झुकाएंगे इसको, लाइन को। तो ये हमारा जो एंगल बन गया AOB, ये कैसा एंगल है, मोर देन 90 डिग्री। देख रहे हैं 90 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है। एंगल AOB ये है ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा है, एंड लेस देन 180 डिग्री, और 180 डिग्री से कम है। वो जो भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं और 180 डिग्री से कम होते हैं उनको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। मैं एक एंगल यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन हमने बनाई ऐसे, और इस साइड से हमने देखा
तो ये एंगल हमारा किस में आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल में ही आएगा। ये हमारा O और ये आपका A और ये आपका B। तो एंगल AOB, एंगल AOB कैसा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। माय डियर, जो भी एंगल्स 90 डिग्री से ज़्यादा अगर हों और 180 से कम हों, मीन्स वो हमारे ऑब्ट्यूस एंगल में आते हैं। अब कोई एंगल लिखा हुआ 120 डिग्री, आप इसको क्या बोलेंगे, किस में आएगा, ये ऑब्वियसली हमारा ऑब्ट्यूस एंगल में आएगा। 135 डिग्री का एंगल है, ये किस में आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल में आएगा। जो भी 90 डिग्री से ज़्यादा आपको बता दिए हैं, 95 डिग्री का एंगल कहाँ पर आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल में आएगा। और अगर 85 डिग्री का है तो किस में आ जाएगा, ये लेस देन 90 है, ये 90 डिग्री से कम है ना, तो ये हमारा एक्यूट में आ जाएगा। जो भी एंगल 90 से कम होते हैं वो एक्यूट में होते हैं, जो भी 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम होते हैं वो ऑब्ट्यूस में। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, तो फिर 180 वाले को क्या कहते हैं, 180 एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। आइए बनाते हैं हम स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हम लेते हैं स्ट्रेट एंगल, वो एंगल जिसका मेज़र जो है 180 डिग्री होता है। मीन्स जो एंगल 180 डिग्री के होते हैं उन्हें हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फोर्थ नंबर पर हमारा आ रहा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, वो एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री के होते हैं, जो एग्जैक्ट 180 डिग्री के होते हैं उन्हें हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जो भी एंगल 180 डिग्री मीन्स सीधा एंगल हमारा होगा तो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। डेफिनेशन लिख लेते हैं, एन एंगल whose measure is 180 degree is called, an angle whose measure is 180 degree is called straight angle। स्ट्रेट एंगल माय डियर, ये आपकी हो गई किसकी डेफिनेशन, स्ट्रेट एंगल की। वो एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। मैं फिगर बना देता हूँ, ये एक लाइन ड्रॉ की और एक पॉइंट हमारा ये O है, यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक की पूरा कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। मीन्स A और B, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड हुज एंगल मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। मीन्स ये हमारा कैसा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। एक लाइन हमने ऐसे ड्रा की, ये हमारा X, इसको हमने O कर लिया, ये हमारा X हो गया और इस साइड में हमारी Y। तो एंगल XOY इज इक्वल टू कैसा एंगल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू है 180 डिग्री। तो ये कैसा एंगल आ जाएगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है ना, अब समझ में आई बात आपको कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। मीन्स अगर सीधी लाइन कहीं पे खिंची हुई है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 180 डिग्री की होगी और उसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। गर्मी बहुत है, ठीक है ना बेटा। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल के बाद हमारा था रिफ्लेक्स एंगल। इसको मैं इरेज कर देता हूँ इस साइड का। फाइव नंबर पे है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं बेटा, जो 360 डिग्री से कम हो और 180, अभी 180 तक पहुंचे ना, तो अब 180 से जो और ऊपर के एंगल आ रहे हैं, जो 180 से ज़्यादा बट 360 से कम है उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एन एंगल, डेफिनेशन लिखते हैं, एन एंगल whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree, less than 360 degree is called reflex angle। रिफ्लेक्स एंगल, वो एंगल जिनकी वैल्यू 180 से ज़्यादा और 360 से कम होती है उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। 180 से अगर ज़रा से भी ज़्यादा हो, 181 मीन्स वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल में आ जाएगा। 190, 270, 230 ये सारे एंगल किस में आएंगे, रिफ्लेक्स एंगल में आएंगे। आइए इसका फिगर बनाते हैं।
ये हमारी एक लाइन है, ये पॉइंट है O और ये OA। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और अब देखिए ये यहाँ से लाइन मैंने ड्रॉ किया ऐसे। तो आप देख रहे हैं अगर ये सीधी सीधी होती तो आपकी ये 180 बन जाती, बट 180 से भी ज़्यादा इसको हम मोड़ के ले आए हैं B को। तो इस तरीके से ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन गया। कौन सा बन गया? रिफ्लेक्स एंगल AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB। क्लियर हो ना? इसको हम कैसे लिखेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, इसके आगे रिफ्लेक्स लिखना पड़ेगा, वरना आप इस साइड का जोड़ लेंगे जो कि ऑब्ट्यूस में आपको लग रहा होगा कि नीचे से सर तो ये ऑब्ट्यूस है, बट हम बात ऊपर वाले एंगल की कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसके आगे रिफ्लेक्स भी लगा दिया कि रिफ्लेक्स एंगल की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि एक एंगल हमारा ये बन गया, मैं दूसरा एग्जाम्पल भी आपको लेके बता दे रहा हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है P और ये हमारा Q और ये हमारा R। तो अगर हम एक्यूट एंगल इसमें लेंगे तो हम ऊपर वाले एंगल की बात करेंगे, बट अगर इसमें हम रिफ्लेक्स एंगल लेंगे तो हम नीचे वाले एंगल की बात करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल PQR। आप समझ गए ना कि रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री से नीचे वाला एंगल ही ज़्यादा, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल PQR इसको हम लिखेंगे। एंगल नंबर 6 है हमारा कंप्लीट एंगल। इसमें क्या होगा? वो एंगल जिसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। ठीक है ना? अभी तो 180 से लेकर हम लोग कहाँ तक की? 360 से कम तक पहुँचे थे, 360 से कम तक की, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो रहा था। बट अगर वो पूरा 360 डिग्री का हो जाएगा तो फिर उसे हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे। एन एंगल whose measure is 360 degree is called complete angle। मैं कंप्लीट एंगल का फिगर ऊपर की तरफ बना दे रहा हूं। ये पॉइंट लिया और दूसरी ये यहाँ से पूरा यहाँ तक जब आ गया, ये पूरा घूमकर यहाँ आ गया, ये हमारा A भी इसी पॉइंट पर आ गया और B भी इसी पॉइंट पर आ गया, तो ये हमारा कंप्लीट एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये कैसा एंगल हो जाएगा? ये हमारा कंप्लीट एंगल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे एंगल समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। एक्यूट एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से बेटा कम होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वह एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री का होता है आप उसे राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल हमारे जो होते हैं वो 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ये बहुत ब्रीफ में आपको मैं डेफिनेशन जिसको आप अपना दिमाग में रखेंगे, माइंड में रखेंगे, और जब भी कभी डेफिनेशन लिखनी हो आप फट से इसी को रिकॉल करें कि ऑब्ट्यूस एंगल अच्छा मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। आपका स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री का जो भी एंगल होगा वो आपका स्ट्रेट एंगल आएगा। रिफ्लेक्स एंगल आपका आ जाएगा ग्रेटर देन 180 डिग्री मीन्स 180 डिग्री से बड़ा है बट लेस देन 360 डिग्री। अभी आपको बताया कि 360 से वो छोटा हो जाएगा। हमारा कैसा एंगल आ जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 से बड़ा है बट 360 से छोटा है। और कंप्लीट एंगल में भी आपने लिखा ही है कंप्लीट एंगल। इसको अगर आप ब्रीफ में डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ये लिख लीजिएगा, कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हमारे 6 टाइप्स के एंगल्स हो गए हैं। ठीक है ना? इसके आगे इंट्रोडक्शन के बेटा इस पार्ट में हम अभी इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, और इसके आगे की जो भी पॉइंट्स हैं एंगल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।